गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन 12th का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने पहले पार्ट 1 डी ब्लॉक एलिमेंट स्टडी किया था। उसी का ये लास्ट पोर्शन है जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट के दो कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, जैसे एक है अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। आपको पता है हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, 3 स्टेप अपने पास है। उसमें सबसे पहले हमें क्या लेके आना, क्रोमाइट ओर्स। क्रोमाइट अयस्क की हेल्प से हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन करना है। तो स्टेप नंबर 1 में आप देख रहे हो क्रोमाइट ओर्स जो है ना वो रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कह सकते हो हीट करेंगे, इसको गर्म किया जाएगा। तो पहले बनेगा सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4। ये सोडियम क्रोमेट अगले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। और लास्ट स्टेप में यही सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्शन करेगा पोटेशियम क्लोराइड के साथ, जिसके कारण अपने को मिलेगा यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट एज अ प्रोडक्ट, है ना बेटा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बनेंगे इस वाले मेथड द्वारा। इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर के क्रिस्टल ऑब्टेन होंगे, मिलेंगे। तो ये था पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन। फटाफट अपन रिपीट कर लेते हैं वापस। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन करने के लिए हमें स्टार्टिंग में चाहिए क्रोमाइट ओर्स। ये क्रोमाइट ओर फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम क्रोमेट। देन सेकेंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। एंड लास्ट स्टेप सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोराइड टू फॉर्म पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन है वो क्या है ना, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में आपस में इंटरचेंजेज होते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये Cr2O7-2, इसको अपन बोल रहे थे डाइक्रोमेट आयन। ये बेसिक मीडियम OH- है ना, इसका मतलब क्षारीय माध्यम में ये ऑरेंज कलर के जो क्रिस्टल होंगे किस में चेंज हो जाएगा, ये क्रोमेट आयन। फॉर्मूले में हल्का सा चेंजेस है, वहाँ लिखा है Cr2O7-2, जिसे अपन कह रहे हैं डाइक्रोमेट आयन। और इधर है ना ये बन रहा है CrO4-2 यानी कि क्रोमेट आयन। करेक्ट। यैसे ये वापस है क्रोमेट आयन जो होगा वो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा, वापस डाइक्रोमेट आयन। तो ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयनों का आपस में इंटरचेंजेस होता है, डिपेंड्स करेगा मीडियम कौन सा है। जैसे अगेन अपन वापस समझ लेते हैं इसको। ये डाइक्रोमेट आयन क्षारीय माध्यम यानी बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो क्रोमेट आयन है वो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएंगे, डाइक्रोमेट आयन। द सेकंड कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट का ये एक और ऑक्सीकारक पदार्थ है अपने पास, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसका फॉर्मेशन करने के लिए हमें स्टार्टिंग के अंदर जो कंपाउंड चाहिए वो है पाइरोल्यूसाइट अयस्क MnO2। इसका केमिकल फॉर्मूला है मैंगनीज डाई ऑक्साइड MnO2। तो ये MnO2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम मैंगनेट। K2MnO4 का नाम है पोटेशियम मैंगनेट, जबकि KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पहले स्टेप में आप देख रहे हो कि पाइरोल्यूसाइड जो है MnO2 वो बेस और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मेशन करेगा, जो एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ ये आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखी हुई है, जिसमें ये तो है मैंगनेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये परमैंगनेट आयन, है ना, MnO4-। इसका भी इंटरचेंजेस है, देखो MnO4-, जैसे यहाँ पे अगर हम पोटेशियम लिखते तो ये बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। और यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो वो बनेगा K2MnO4, ये है पोटेशियम मैंगनेट। तो वही सेम कंडीशंस, ये क्षारीय माध्यम में जो परमैंगनेट आयन है वो किस में चेंज हो जाएगा, मैंगनेट आयन। और रिवर्स अगर एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो मैंगनेट आयन अगेन चेंज हो जाएगा परमैंगनेट आयंस के अंदर। स्ट्रक्चर्स ऑफ आयंस, ये जो स्ट्रक्चर है वो है क्रोमेट आयन Cr
O4-2 क्रोमेट आयन, और ये स्ट्रक्चर है डाइक्रोमेट आयन, जिसमें आप देख रहे हो क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम के बीच का बॉन्ड एंगल है 126 डिग्री। इन पे सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, मतलब क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयनों की संरचना बनाओ। तब सिंपल सी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनानी है। और इधर ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को, वो है मैग्नेट और परमैग्नेट आयन, दोनों ही कैसे दिख रही है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देन अब यहाँ से आगे अपन पहुंचते हैं इस चैप्टर के पार्ट बी के अंदर। पहले पार्ट ए में आपने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ से आगे अपने को मिल रहा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ से आगे हमें बात करनी है अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, जैसे डी ब्लॉक में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर होता है या डी उपकोष में भरा जाता है, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। सेम ऐसे ही है ना, एफ ब्लॉक मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए इनमें क्या होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो किसके अंदर भरेंगे अपन, एफ सब सेल या एफ उपकोष में ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक जो है ना बेटा, वो दो सीरीज में क्लासिफाइड, एक लेंथेनॉइड सीरीज और एक एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज जो होती है वो लेंथेनम एक एलिमेंट होता है 57 नंबर पे लेंथेनम, उसके जस्ट बाद में एटॉमिक नंबर 58 जो है सीरियम का से लेकर के ल्यूटीशियम यानी 71, तो 58 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनम के बाद वाले, उनको पीरियोडिक टेबल में हम 6th पीरियड में और 3rd ग्रुप में अरेंज करते हैं। और इस पूरी सीरीज को अगर एक वर्ड में बोला जाए तो अपन बोलेंगे उसको लेंथेनॉइड सीरीज। सेम एज एक्टिनॉइड सीरीज कौन होती है, तो इसमें एक एलिमेंट है फिर से अपने पास एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89। एक्टिनियम के जस्ट बाद में एटॉमिक नंबर 90 जो है थोरियम से लेके एटॉमिक नंबर 103 जिसमें आता है अपने पास ल्यूटीशियम। तो ये ल्यूटीशियम और यहाँ पे थोरियम, इनके बीच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको बोलेंगे अपन एक्टिनॉइड सीरीज। वैसे एक्टिनॉइड में है ना बिगिनिंग एलिमेंट होता है थोरियम और लास्ट 103 पे आता है लॉरेंशियम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 89 से लेकर के 103 तक के सारे एलिमेंट को अपन एक्टिनॉइड सीरीज में इंक्लूड करेंगे। देन लेंथेनॉइड, अगर वापस डिटेल में अपन पहले लेंथेनॉइड्स की बात करें तो लेंथेनॉइड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 4f 1 से लेके 14, 5d 0 से लेके 1 और 6s2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेंथेनॉइड सीरीज। ये वाला फॉर्मूला इंडिकेट करता है कि लेंथेनॉइड सीरीज को कहाँ पे रखा जा रहा है, बताओ 6th पीरियड के अंदर। n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे 6 है और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है, बताओ 4f ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, इसलिए हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। लेंथेनॉइड्स आर 58 से लेके 71 यानी सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के जो एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं अपन लेंथेनॉइड्स, और ये जस्ट लेंथेनम के बाद में पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप अगेन देख रहे हो 57 पे है अपने पास लेंथेनम, और लेंथेनम के जस्ट बाद में एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक के जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, सीरियम, प्रेजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम और ल्यूटीशियम, ये सारे एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ डी में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ दिख रहा है वो सारे एलिमेंट एक्सेप्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद में काउंट होंगे। जैसे एक एलिमेंट आपको सीरियम दिखेगा, एक गैडोलिनियम दिखेगा और एक ल्यूटीशियम, ये 3 एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन है। इसमें डी में आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, बाकी सारे एलिमेंट में डी में आपको 0 इलेक्ट्रॉन रखना है। इसलिए बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करोगे सिर्फ एस और एफ में ही इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सभी लेंथेनॉइड सीरीज का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, वो कितनी होती है बताओ,
+3। द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैंथेनॉइड सीरीज इज +3, यानी ये एलिमेंट सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इनके अलावा कुछ एलिमेंट ऐसे हैं अपने पास जो +3 के अलावा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +2 है, +4 वो भी शो करते हैं। ऐसे एलिमेंट कौन है? जैसे सीरियम की अगर हम बात करें तो सीरियम में 2 इलेक्ट्रॉन S में से, 1 इलेक्ट्रॉन D में से और 1 इलेक्ट्रॉन F में से अगर आप हटा देते हो तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? प्लस। तो ये लैंथेनॉइड सीरीज में सीरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और पता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से इसको क्या फायदा होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से हट जाएंगे तो ये एलिमेंट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, मतलब अक्रिय गैसों जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाएगा सीरियम के अंदर अगर ये +4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है। ऐसे अगर हम बात करें और टर्बियम की, जिसको आप देख रहे हो 6s2 4f9, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन S वाले और 2 इलेक्ट्रॉन F में से निकालेंगे तो इसके पास भी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा? 4f7, जो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाएगा? हाफ फिल्ड। F में अपन 14 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, उसमें से अगर 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है यहाँ पे तो ये होगा अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 4f8 और 4f9 की तुलना में। तो टर्बियम भी आप देख रहे हो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इटरबियम की, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ अगर हम S वाले इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो 4f14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अटेंड हो जाएगा। इसका मतलब कि इटरबियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ? मोर स्टेबल, क्योंकि इस वाली ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड हो जाएगा। ऐसे अगर हम यूरोपियम की बात करें तो यूरोपियम भी अगर S वाले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ पर भी 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जो हाफ फील्ड होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारे लैंथेनॉइड्स जो हैं वो +3 तो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है और इनके अलावा जो +2 और +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था से उनके अंदर कोई अर्धपूरित या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो रहा है या नहीं। अगर कहीं हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड हो रहा है तो लैंथेनॉइड +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बताओ? लूज। इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट के द्वारा तो अपन बोलते हैं वो ऑक्सीडेशन हो रहा वहाँ पे, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो वो एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग गुड या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे लैंथेनॉइड्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सिंपल वापस वही, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इनका स्ट्रॉन्ग या हाईली होगा। अलॉय फॉर्मेशन, दे फॉर्म अलॉय इजीली विद अदर मेटल स्पेशली आयरन। मतलब अलॉय का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर। तो अलॉय का फॉर्मेशन भी ये इनकी प्रॉपर्टी है, आसानी से अलॉय फॉर्म कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लैंथेनम ल्यूटिशियम आर डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक का मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म होने के कारण चुंबकीय गुण जो होगा इनका क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। और अगर मान लो इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा आ रहा है आपके पास कि ट्राइवेलेंट आयन का मतलब जिन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उनका नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यानी अगर लैंथेनॉइड्स में +3 ऑक्सीकरण अवस्था या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है तो वे एलिमेंट या वे आयन अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एक अच्छा सा क्वेश्चन है। लैंथेनॉइड संकुचन या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि लैंथेनॉइड में हम इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे थे बताओ? 4f ऑर्बिटल में। और 4f ऑर्बिटल का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है बताओ? पुअर। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि एटम के अंदर जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ताकि
न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस सेल तक कम से कम पहुंचे, यानी आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिकीय आवेश को प्रिवेंट करना, रोकना, उसको बोलेंगे अपन शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ना, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन अगर नाभिकीय आवेश को ज़्यादा प्रिवेंट करेंगे तो अपन बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ लिखा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसका मतलब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को कम रोक पा रहे हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस सेल तक ज़्यादा पहुंचेगा और उस केस में न्यूक्लियस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? कोलैप्स, एटम सिकुड़ जाएगा, परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। जो इस वर्ड से भी क्लियर हो रहा, देखो कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, पिचक जाना एक तरह से। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग हुआ कि लेंथेनॉइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4f ऑर्बिटल में, जिनका होता पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर। इसको बोलते हैं अपन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण पूरी लेंथेनॉइड सीरीज में एटॉमिक साइज में वेरिएशन आ जाएगा, जिसके कारण उनको सेपरेट करना, जो कंपाउंड्स होते हैं उनका सेपरेशन इजी हो जाएगा। और एक चीज बेसिक नेचर जो होगा वो लेंथेनम के हाइड्रोक्साइड से ल्यूटीशियम के हाइड्रोक्साइड तक कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा? डिक्रीज। और तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है 4d और 5d सीरीज के जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट इक्वल। एक्चुअली नॉर्मली तो क्या होता है कि अपन किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। लेकिन यह लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 3d 4d 5d, तो 4d और 5d सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के अंदर, उनकी एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी। जैसे हम बात करें टाइटेनियम, इसके नीचे लिखा होता है जिरकोनियम, देन हाफनियम। तो जिरकोनियम और हाफनियम ये 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट हैं। तो होना तो क्या चाहिए था? टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अपन, तो जिरकोनियम के कंपैरिजन में हाफनियम का एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए था, बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हाफनियम की साइज छोटी होकर के किसके इक्वल हो जाएगी? जिरकोनियम के लगभग बराबर हो जाएगी। तो ये 3 एप्लीकेशंस है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। देन केमिकल रिएक्शंस ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सारे लेंथेनॉइड कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +3। यानी एक तरह से जो एल्यूमिनियम मेटल होता है ना, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसकी जो केमिकल नेचर्स हैं, उसकी जो केमिकल रिएक्शन है, लगभग सारी की सारी वो की वो रिएक्शन कौन शो करेंगे? लेंथेनॉइड। जैसे हम बात करें विथ एसिड, तो आपको पता है लेंथेनॉइड ये मेटल होते हैं, और जो मेटल होगा वो एसिड के साथ 100% कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अगर हम बात करें हैलोजन की, तो कौन से हैलाइड्स बनने वाले यहाँ पे? ट्राई हैलाइड्स बनेंगे। ट्राई हैलाइड्स क्यों बने? आप समझ गए, क्योंकि यहाँ लेंथेनम पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3, और हैलोजन पे अपन क्या लिखते हैं? माइनस। कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा LnX3, मतलब ट्राई हैलाइड्स आप फॉर्म। ऐसे अगर हम वाटर के संग बात करें तो लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड बनेगा LnOH थ्राइज। सेम वही कि लेंथेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3, वाटर से आपको मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन OH-। तो ये लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड। कार्बन के साथ लेंथेनम का कार्बाइड बनेगा। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, इसमें रेशियो फिक्स नहीं है, आप LnC2 Ln2C3 कोई सा भी कार्बाइड बना सकते हो। नाइट्रोजन में लेंथेनम का नाइट्राइड बनेगा, इसमें भी लेंथेनम +3 और नाइट्रोजन पे आएगा बेटा -3, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। सो केमिकल फॉर्मूला इज लेंथेनम नाइट्राइड। सल्फर के साथ वही रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ आएगी, क्योंकि इन दोनों में लेंथेनम आपको +3 ऑक्सीजन स्टेट में मिलेंगे और ऑक्सीजन पे -2 होता है और सल्फर पे भी -2 होता है। तो इनको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा लेंथेनम का ऑक्साइड और ये बनेगा लेंथेनम का सल्फाइड। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन थी लेंथेनम सीरीज वाले एलिमेंट्स की। यूजेस, लेंथेनॉइड्स की जो यूजेस, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट यूज है अपने पास, मिस मेटल बोलते हैं, MISCH मिस मेटल। ये किसका कॉम्बिनेशन है? तो ये एन अलॉय ऑफ लेंथेनॉइड
यानी इस मिक्सचर में 95% तो लैंथेनॉइड्स होंगे और फ्यू अमाउंट, जैसे आयरन की बात करें तो 5%, और भी कुछ ट्रेसेस का मतलब बहुत कम अमाउंट में सल्फर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो इन सब का जो मिक्सचर है ना अपने पास, उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, इट इज़ मिक्स मेटल। और इसका यूज़ क्या होगा, इट इज़ यूज टू मेक ट्रेशर, बेल्स हैं, सेल्स एंड लाइटर, फ्लिंट है, बंदूक की जो गोलियां होती हैं, कवच जो होता है, उन सबको फॉर्म करने में इन मिक्स मेटल का अपन यूज़ करते हैं। देन बात करते हैं अपन एक्टिनॉइड सीरीज। आपको पता होगा एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर अगर हम बात करें तो ये एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के लॉरेंशियम है ना, 103 पे लॉरेंशियम है बेटा। तो थोरियम है अपने पास, इसका बिगिनिंग एलिमेंट, तो 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट होते हैं उनको एक्टिनियम के जस्ट बाद में रखा जाता है 7th पीरियड के अंदर, और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89। सिंपल है ना। देखो एक्टिनियम 89 के जस्ट बाद में आने वाले एलिमेंट जो है 90 से लेकर 103 तक, उनको पीरियोडिक टेबल में हम 7th पीरियड और 3rd ग्रुप के अंदर रखते हैं, 7वें आवर्त और 3रे वर्ग में, और इस सीरीज को बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। ये नॉर्मली कौन से नेचर के एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं एक्टिनॉइड सीरीज वाले। अर्लियर मेंबर हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है रेडियो एक्टिव नेचर है तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें इनकी कंसंट्रेशन, इनकी प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाती है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ अलग अलग होती है, कुछ की बहुत कम होती है, सेकेंडों में डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ की बहुत ज़्यादा वर्षों में होती है, तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होते रहते हैं। वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वापस हम पहुंच गए यहाँ पे थोरियम के अंदर 90 से लेकर के अपने पास है 103 पूरी एक्टिनॉइड सीरीज। इसमें भी आपको वही वाली बात याद रखनी है। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे 5F1214, 6D07 और 7S2। डी में आपको 0 और 1, 0 to 1 का मतलब हुआ कि जो एक्सेप्शन नहीं है उनमें तो आपको 0 इलेक्ट्रॉन भरना, यानी कि 6D 0 हो जाएगा, और जो एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपको 6D में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो लैंथेनॉइड की कंपैरिजन में एक्टिनॉइड सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शंस हैं। देखो जैसे एक तो सुपर एक्सेप्शन दिख रहा होगा आपको, ये थोरियम, इसमें F है ही नहीं, जबकि ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 6D2 7S2। दूसरा एक्सेप्शन जो ये D में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये भी एक्सेप्शन, ये भी। स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक्सेप्शन है, इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद वापस आपको ये मिलेगा और ये, दीज आर द एक्सेप्शंस इन एक्टिनॉइड सीरीज। और एक चीज़, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं सीरीज के अंदर उनको अपन बोलते हैं परा यूरेनियम तत्व, यानी कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। लैंथेनॉइड की तरह एक्टिनॉइड की भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि जिन एलिमेंट में हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, तो ये वाले एलिमेंट भी +3 के अलावा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +2, +4, 5, 6, 7 जो भी पॉसिबल वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। आयनिक रेडियस, इनकी भी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। आयनिक रेडियस लाइक लैंथेनॉइड, आयनिक रेडियस इनकी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी रेगुलरली अक्रॉस टू सीरीज। तो जैसे लैंथेनॉइड में हम लोगों ने पढ़ा था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी प्रकार एक्टिनॉइड सीरीज में वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूस एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनकी एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज रिड्यूस होता जाएगा, और उसका रीजन है यहाँ पे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग वही है वापस कि इनमें इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, 5f ऑर्बिटल, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसका रीज़न ये है कि लैंथेनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे 4f में, उसके कंपैरिजन में 5f का जो सील्डिंग इफेक्ट है वो और ज़्यादा पुअर हो जाएगा। तो जब सील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा पुअर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और एटॉमिक साइज और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, परमाणु आकार उतना ही छोटा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें थोड़ा वेरिएशन है, 3 से लेकर 7, यानी कि लैंथेनॉइड की तुलना में ये और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। यूरेनियम और नेपट्यून शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो है यहाँ पे
7, जबकि लैंथेनॉइड में इतनी हाई ऑक्सीजन स्टेट नहीं थी। कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, इसका मतलब कंफर्म है कि इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्टिनॉइड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण एक्टिनॉइड सीरीज वाले एलिमेंट अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं। डेंसिटी, ऑल एक्टिनॉइड एक्सेप्ट थोरियम एंड एमेरिशियम, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हाई होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बताओ, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने के कारण ये एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग नेचर इनका होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वही सेम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, क्योंकि जब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो ये इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से लूज कर सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है, लैंथेनॉइड में अपन इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है, इन लैंथेनॉइड सीरीज 4f ऑर्बिटल में, जबकि एक्टिनॉइड सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 5f ऑर्बिटल। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा, लैंथेनॉइड के लिए कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या थी, याद करो, जनरल तो +3 थी, वो तो इधर भी मिलेगी आपको +3, लेकिन +3 के अलावा लैंथेनॉइड्स जो हैं वो +2 और +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि एक्टिनॉइड जो है ना वो +3 के अलावा आप देख रहे हो 4, 5, 6, 7 ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इनके पास अवेलेबल है। प्रोमीथियम के अलावा वो कह रहे हैं कि ये नॉन रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। लैंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम, जबकि इधर सारे के सारे जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर के ही होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर लेस बेसिक, जबकि ये क्या होंगे बताओ, मोर बेसिक होते हैं। यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड, एटॉमिक रिएक्टर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है। तो ये अपना 12th का एक चैप्टर था, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक और चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे, तब तक इस चैप्टर को कंटिन्यू कीजिए।